मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि हिमालय के बारे में जो अनुमान लगाया जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई होगी। इसके बारे में एक नया शोध हम सबके सामने आया है और उसके अनुसार हिमालय के बारे में जो अनुमान लगाया जाता है, उस अनुमान से हिमालय कई गुना ज़्यादा पुराना है। अभी मैंने जो थोड़ी सी बात आपसे कही है, क्या आपके दिमाग में यह थॉट क्लिक किया कि नहीं, यह टॉपिक तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होगा? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके दिमाग में अगर ये क्लिक नहीं करेगा तो डेफिनेटली इसे किनारे कर देंगे कि अरे हिमालय के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में भी है और ज्योग्राफी की किताब में भी है। अब जो पढ़ी हुई किताबें हैं बस वही पर्याप्त हैं। अब ये नया अनुमान क्या हो गया और नया शोध क्या हो गया, उससे हमें क्या लेना देना। मान करके चलिए फ्रेंड्स कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, उन कई चुनौतियों में से एक यह भी है कि आप अपने विषय से कितने करंट रूप में जुड़े हुए हैं। यही तो है करंट अफेयर्स। तो मैं हिमालय के बारे में बात करने जा रहा हूँ और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिमालय का जो टॉपिक है अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको हिमालय की मौजूदगी ठीक उसी प्रकार से मिलेगी जैसे जब आप भारत के बारे में सोचेंगे तो बिना हिमालय के आप भारत के बारे में सोच ही कैसे सकते हैं? नॉट एट ऑल। तो मुझे लगता है कि कभी कभी शायद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की भी यही हालत है कि हिमालय पर बिना प्रश्न के आप किसी प्रश्न पत्र के बारे में सोच ही कैसे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहली बात तो देखिए कि छोटे मोटे शोध होते रहते हैं, तो छोटे मोटे शोध को हम स्थान नहीं देते। लेकिन जो बहुत ही प्रोमिनेंट शोध हुआ है, बहुत बड़े संस्थान के द्वारा हुआ है, और केवल शोध ही नहीं हुआ है बल्कि वो विश्व स्तरीय जो जर्नल्स होते हैं, जो पत्रिकाएं होती हैं, उनमें यदि वह प्रकाशित हुआ है तो डेफिनेटली हमें उसे स्वीकार करना ही चाहिए। अदरवाइज ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया जाए उसका माध्यम क्या है? देखिए, आपके जो यूट्यूब और व्हाट्सएप और ये फेसबुक है ना, ये ज्ञान के माध्यम नहीं है। सूचना के रूप में ठीक है, लेकिन ज्ञान के माध्यम तो आज भी जर्नल्स ही हैं। तो दोस्तों, मैंने दो बातें कही, एक संस्थान के बारे में और दूसरा वह प्रकाशित किस में हुआ है। तो यह जो शोध किया है, यह शोध किया है वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान ने। वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान जो देहरादून में स्थित है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। 1968 में यह स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम था हिमालय भू विज्ञान संस्थान, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान। भू विज्ञान संस्थान, यहाँ विज्ञान शब्द है तो ये किसके अधीन काम करता है, किस मंत्रालय के अधीन? तो आपको बहुत ही थोड़ी सी जानकारी दे दे रहा हूँ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है इसका, और जो मंत्रालय है वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी शोध संस्थान है। तो दोस्तों, ये संस्थान के बारे में है। ये प्रकाशित कहाँ हुआ? ये जो शोध है ये प्रकाशित हुआ है लंदन की एक पत्रिका में। पत्रिका का नाम क्या है? जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी। जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी का जो बिल्कुल लेटेस्ट अंक आया है उसमें यह शोध प्रकाशित हुआ है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके वेटेज को समझ सकें, अदरवाइज आप इसे बिल्कुल किनारे कर देंगे, मैं जानता हूँ। तो मैं इसके महत्व को बता रहा हूँ आपको, और इसी बहाने आपको थोड़ी संस्थान के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो आइए अब जो शोध हुआ है उसके बारे में
थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। पहली बात, ये जो शोध हुआ है ये पूर्वी हिमालय के बारे में है। नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालयन क्षेत्र है उसके बारे में है। आप जानते हैं कि हिमालय को फिर कई भागों में बांटा गया है, तो ये पूर्वी या कह लीजिए उत्तर पूर्वी हिमालय है। सवाल यह है कि अगर हम हिमालय की उम्र के बारे में जानना चाहते हैं और मैं आपसे पूछूं कि उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, किसके आधार पर हम किसी भी स्थान की उम्र को जान सकते हैं, तो शायद आपका ये उत्तर होगा जो बिल्कुल सही होगा कि चट्टानों के जरिए। जी हाँ, हम चट्टानों के जरिए ही वहाँ की उम्र का पता लगा पाते हैं। जो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है, ग्रेनाइट नाम सुना होगा आपने, ये केवल क्रिस्टल के विकास का ही इतिहास दर्ज नहीं करते हैं। देखिए आप किस तरह का, ये बिल्कुल आप यूं कह लीजिए कि कितनी जबरदस्त कंप्यूटर साइंस है ये दर्ज करते हैं इतिहास को। तो ये केवल क्रिस्टल का ही दर्ज नहीं करते, बल्कि हिमालय के जो उत्पत्ति के जो महत्वपूर्ण चिन्ह हैं वे भी उसमें दर्ज हैं। ग्रेनाइट, ठीक है। अब आइए जो तथ्य हमारे सामने निकल करके आए हैं उन्हें हम देखते हैं। दोस्तों, अभी तक हिमालय के बारे में जो कहा जाता था वो ये है कि ये 20 मिलियन वर्ष पुराना है। 20 मिलियन वर्ष। देखिए, जब आप मिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एक शून्य को हटा दीजिए और फिर जो आंकड़ा बच जाए उसके आगे करोड़ लगा दीजिए। तो यहाँ है 20 मिलियन, शून्य को हटा दीजिए तो 2 करोड़ वर्ष आंकी गई है, ठीक है, 2 करोड़ वर्ष। अब जो निकल करके आया है जो शोध, उस शोध में ये कहा जा रहा है कि यह लगभग 159 टू 70 मिलियन वर्ष पूर्व बने थे। मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और फिर ये 159-70 मिलियन वर्ष पूर्व बन गए, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले इसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और लगभग 15 से लेकर के 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये बन गए। हालांकि आपको ये उल्टा लग रहा होगा ना, 15 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, तो मैं वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। तो जब आप वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो जो बड़ा आंकड़ा होगा वो पहले आएगा और फिर छोटा आंकड़ा आएगा। तो मैंने कहा कि 15 से, या यूं कह लीजिए 16 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आपको महाद्वीपों के निर्माण के बारे में जानकारी होगी। टेक्टोनिक प्लेट आपके सिलेबस में है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन किताबों में होता है। इसे आपको पढ़ लेना चाहिए। महाद्वीपीय प्रवाह इसे कहते हैं। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 1 या 2 साल पहले प्री एग्जामिनेशन में इसको लेकर के सीधे सीधे एक प्रश्न पूछा भी गया था शायद, कि इस बात का क्या प्रमाण मिलता है कि अफ्रीका, एशिया और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कभी न कभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, कुछ इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था। यानी कि ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है जिसे हम अलग अलग महाद्वीप में हमने बांट दिया है, उनके नीचे चट्टानों की प्लेटें हैं। ये प्लेटें खिसकती रहती हैं। जब वो खिसकती हैं तो उनमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी। खिसकेंगी तो एक दूसरे से टकरा भी जाएंगी और पता लगा कि कभी तो टकरा गई हैं, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो इसी तरह की घटना इसमें भी घटित हुई थी। और जब इस तरह की घटना घटित हुई शुरू में 200 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व, उस युग को हम कहते हैं सेनोजोइक युग। सेनोजोइक युग, उसमें हुआ ये कि वहाँ जो टेथिस महासागर था, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो टेथिस महासागर था वो उठ गया, ऊपर उठ गया महासागर। कैसे उठा कि नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट थी, अब मैं केवल समझाने की दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूँ। टेक्टोनिक प्लेट थी, वो प्लेट आपस में टकराई, उसमें से एक प्लेट नीचे धंस गई, तो मोटी हो गई ना अब उसकी परत, तो महासागर ऊपर उठ गया और उससे इस हिमालय का निर्माण हुआ। ये सामान्य तरीके से ये बात कही जाती है। अब इसका जो युग है देखिए, उसका निर्धारण कैसे किया जा रहा है। मैंने अभी आपसे कहा कि पृथ्वी की एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे धंस रही थी। आप जब महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बाकायदे विवर्तनिकी का सिद्धांत है, उसमें ये जानकारी मिल जाएगी। अब हुआ ये कि वहाँ जो पिघली हुई चट्टान थी वो मूल रूप से बेसाल्टिक थी। ये थोड़ा सा साइंस तरह का विषय है, लेकिन अब इसको तो मैं इसी तरह से आप सबको बता सकता हूँ।
वो बेसाइल्ट थी और इसका जो निर्माण है पृथ्वी के बहुत गहराई में हुआ था। फिर अंदर थी ये, तो ये गर्म हुई, गर्म होने के कारण फिर ये पिघली, पिघलने के बाद फिर यह धीरे धीरे ठंडी हुई और जब ये धीरे धीरे ठंडी हो गई तो इसे ही हम ग्रेनाइट के रूप में देखते हैं। यही है ग्रेनाइट। और फिर बहुत ही दबाव और तापमान के कारण ग्रेनाइट चट्टानों का फिर कायाकल्प हुआ और ये बन गई मिगमाटाइट चट्टान। और फिर बाकायदे इन चट्टानों की स्टडी करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसका जो निर्माण हुआ था लगभग 16 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको हिमालय के बारे में दी है। जानकारी तो थोड़ी सी है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह छोटी नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिएगा और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगें उन्हें यदि आप नोट भी कर लेंगे तो कम से कम ये नुकसान का सौदा तो आपके लिए नहीं होगा। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।